Hello, my dear friends. Myself, C.S. Goyal. Hope you all are well and safe and healthy. Today we have with us C.S. Sahil Goyal ji, who have a great exposure in labor laws, company audit, and income tax audits. To discuss the topic about insurance coverage available to EPF employees. So very few of us are aware about the fact that insurance coverage is also available to EPF employees. So we will discuss in detail with Sahil ji. Welcome Sahil ji, and over to you. Hello Rajat ji, hello friends. Hello sir. Today we are here to discuss the topic insurance benefit by EPFO. तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि ईपीएफ के अंदर हम एक अपना एम्प्लॉय अपना पैसा काटता है और एम्प्लॉयर अपना पॉकेट से जितना एम्प्लॉय डिपॉजिट करता है उतना ही एम्प्लॉयर डिपॉजिट करता है प्लस सम चार्जेस। वो मंथली ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मली लोगों को यही पता है कि हम आफ्टर रिटायरमेंट ईपीएफ का पैसा थोड़ा निकाल सकते हैं और बिटवीन ऑफ सर्विस अगर हमें किसी से जरूरत हो स्पेसिफिकली फॉर वेडिंग, फॉर हाउस, फॉर लोन रिपेमेंट, फॉर इलनेस, तो हम कुछ परसेंटेज ऑफ मनी हम पहले भी निकाल सकते हैं। बट इसके अलावा ईपीएफ में कुछ और बेनिफिट्स भी होता है, जिसमें एक बेनिफिट है इंश्योरेंस बेनिफिट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। पर उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम ईपीएफ को डिस्कस करते हैं कि ईपीएफ किस पे एप्लीकेबल होता है। तो ईपीएफ उन ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता है जिन ऑर्गेनाइजेशन पे 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर यूज करके जिन ऑर्गेनाइजेशन में 20 से कम एम्प्लॉइज हैं उसमें 2 मंथ का नोटिस देके कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ईपीएफ के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? नॉर्मल केस में एम्प्लॉय की सैलरी का 12% एम्प्लॉय डिपॉजिट करता है और एम्प्लॉयर सेम अमाउंट 12% एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से डिपॉजिट करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ वी विल टेक एग्जांपल जिनकी सैलरी 15,000 से कम है। 15,000 एक वेज सीलिंग लिमिट है फॉर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। अब जिसकी सैलरी 15,000 से कम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 10,000 रुपीज है, तो 1200 एम्प्लॉय की पॉकेट से जाएगा, 1200 एम्प्लॉयर की पॉकेट से जाएगा, टोटल 2400 कंट्रीब्यूशन होगा उस मंथ का। बट इन केस अगर सैलरी 15,000 से ऊपर है तो इन दैट केस एम्प्लॉय की मर्जी है, या तो वो 15,000 पे अपना ईपीएफ कटवाए या अपर हायर रेट पे भी ईपीएफ कटवा सकता है। बट एम्प्लॉयर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उस जो एम्प्लॉय हायर रेट पीएफ कटवा रहा है उस पे काटना। एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन ओनली 15,000 पे ही है। नाउ लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि एम्प्लॉय का रेट है 12% और एम्प्लॉयर का रेट है 12%। जो 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है वो टोटल 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के अंदर हमें डिपॉजिट करते हैं। बट जो 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज 3.67% एंड 8.33%। जो 3.67% होता है वो होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड जो 8.33% होता है वो होता है ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर पैसा होता है वो एम्प्लॉय बिफोर रिटायरमेंट पैसा नहीं निकलवा सकता। ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही इन बिटवीन निकलवा सकता है। जो ईपीएस का पैसा है आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉय की मर्जी है, या तो वो उसका पेंशन बनवा ले, मंथली पेंशन बनवा ले, और ही कैन टेक आउट ऑल द मनी फ्रॉम द ईपीएफ। 12% एंड 12% के अलावा एम्प्लॉयर को 0.5% एडमिशन कॉस्ट में बेयर करना पड़ता है एम्प्लॉयर को अपनी पॉकेट से, एंड 0.5% एडीएलआई चार्जेस। जो 0.5% एडमिशन कॉस्ट है वो प्योर कॉस्ट दैट इज गिवन टू ईपीएफ डिपार्टमेंट, एंड 0.5% ऑफ एडीएलआई चार्जेस इज व्हाट इज एडीएलआई? एम्प्लॉय डायरेक्ट लिंक इंश्योरेंस।
ये मैक्सिमम 0.5% 75 रुपीज ही हो सकता है पर एम्प्लॉय, बिकॉज ये वेज सीलिंग पे ही कैलकुलेट होता है मैक्सिमम. Minimum it can be if 2000 salary it will calculate on 0.5%, but in case of salary more than 15,000 it will be calculated only on 15,000. But normally calculation total number of employees पे की जाती है, उसका 0.5% देखते हैं. Is there any minimum EDLA charges or admission charges? No. EDLA charges ऐसे हम पहले डिस्कस किया, ये मैक्सिमम 755 रुपीज होता है, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन 0.5% ऑफ 15,000 पर एम्प्लॉई. एंड जो एडमिशन चार्जेस है वो मिनिमम 500 रुपीज तो होंगे ही होंगे. इफ इन केस अगर आपका 0.5% 500 रुपीज से कम बनता है तो ईपीएफ विल टेक 500 रुपीज फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स पॉकेट. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ईपीएफ? We will talk about what are benefit for employees. Fixed income after retirement. रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपना कंट्रीब्यूशन जो होता है थोड़ा पैसा इकट्ठा निकलवा ले, या उस जो ईपीएफ पेंशन अमाउंट है उसकी मंथली पेंशन बनवा ले, जो कि उसकी मंथली इनकम के तौर पर यूज कर सकता है. सेकंड इज टैक्स अंडर सेक्शन 80C. अब इसमें दो पार्ट है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड वन इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज द पार्ट ऑफ सैलरी, एंड गवर्नमेंट ने हमें 80C के अंदर इसकी रिडक्शन दी है. ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिडक्शन मिलेगी बिकॉज जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था वो हमारा सैलरी का पार्ट नहीं होता है. थर्ड इज सिक्योरिटी ऑफ फैमिली आफ्टर डेथ ऑफ बेनिफिशियरी. अनफॉर्चुनेटली किसी एम्प्लॉय की इन बिटवीन ऑफ सर्विस डेथ हो जाती है तो उसके बाद ईपीएफओ की तरफ से उसकी फैमिली को 7 लाख का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है. एंड ऑल्सो अगर इन बिटवीन ऑफ सर्विस अगर किसी एम्प्लॉय को अपनी वेडिंग के लिए या कुछ जॉब लॉस, मान लो कि कोई एम्प्लॉय के बीच में 2-3 महीने की जॉब लॉस हो गई है उस केस में, या कोई घर बनाना है उस केस में, इन बिटवीन वो पैसा निकलवा भी सकता है. कुछ परसेंटेज है, सारा पैसा निकलवाता है, कुछ परसेंटेज निकलवा सकता है. एंड लास्ट इज हायर रिटर्न देन अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. अगर आप लास्ट ट्रेंड देखेंगे 5 इयर्स का तो ईपीएफओ हमें अप्रोक्स 8% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, जो कि एफडी और बाकी इंटरेस्ट स्कीम से काफी अच्छा है, ऑप्शन है. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयर? सबसे बड़ा बेनिफिट है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. हर एम्प्लॉयर चाहता है कि मेरे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है मेरी कंपनी में, तो ईपीएफओ एक मेजर रोल प्ले करता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के अंदर. सो बेटर परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज मिलता है एम्प्लॉयर को. एंड सेकंड इज कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. वो तो एक मैंडेटरी पार्ट है, और अगर आप ईपीएफ डिपॉजिट करते हैं तो कंप्लायंस हो जाता है. नाउ अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, दैट इज एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम. ये स्कीम है इन बिटवीन ऑफ सर्विस. अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कवरेज अप टू 7 लाख उसकी फैमिली को मिलता है. इस स्कीम के अंदर है क्या? ये स्कीम हर एम्प्लॉय के लिए इनरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी सैलरी ज्यादा है या कम है. ईडीएलआई हर एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई होता है, हर एम्प्लॉय को मिलता है. इसमें मैक्सिमम कवरेज 7 लाख का है. बिफोर फेब 20 ये कवरेज 6 लाख का था, गवर्नमेंट ने ये बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है. इंश्योरेंस बेनिफिट जो है वो मेंबर और या फिर लीगल हायर ले सकता है आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉयज. ईडीएलआई स्कीम के अंदर आने के लिए किसी मुझे कोई अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता. वो जैसे ही उसका यूएन नंबर बनता है और उसकी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ईडीएलआई के अंदर कवर हो जाता है. इसमें कोई मिनिमम सर्विस पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है. एक मिसकंसेप्शन होती है लोगों के अंदर कि क्या मेरी सर्विस 5 महीने की है तो क्या मेरे को ईडीएलआई बेनिफिट मिलेगा? हाँ, आप सबको ईडीएलआई बेनिफिट मिलेगा, बट अगर आपकी सर्विस 12 मंथ से कम है तो बेनिफिट बहुत ज्यादा कम हो जाता है.
अगर आपकी सर्विस 12 मंथ से ज्यादा होती है तो बेनिफिट काफी अच्छा मिल पाता है। बट और एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि मान लो कोई एम्प्लॉय बीमार है और वो छुट्टी पर चला जाता है और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, तो जो एम्प्लॉयर है उसको डेट ऑफ एग्जिट डालनी होती है अपने एम्प्लॉयर पोर्टल पे। तो जो डेट ऑफ डेथ है, एम्प्लॉयर प्लीज कोशिश करे कि वो ही उसकी डेट ऑफ एग्जिट डाले, बिकॉज जो ये बेनिफिट है वो सिर्फ एक्टिव मेंबर्स को ही मिलता है, नॉन एक्टिव मेंबर्स को नहीं मिलता। तो अगर उसमें गैप आता है डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ एग्जिट में, तो फैमिली को बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं डिपार्टमेंट में क्लेम लेने के लिए। तो प्लीज जो जब एम्प्लॉय छुट्टी पे जाता है बीमारी की वजह से और बीच उसके बाद बीमारी के टाइम पे हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सर्विस पीरियड को आप सर्विस पीरियड में काउंट करें, उसकी सैलरी मत भरें, उसकी जीरो कंट्रीब्यूशन दिखाएं, बट कंट्रीब्यूशन में शो करें कि ये एम्प्लॉय हमारा एम्प्लॉय था इस पीरियड के अंदर, और जो उसकी डेट ऑफ डेथ है वही डेट ऑफ एग्जिट डालें। और जो डेट ऑफ एग्जिट का रीजन है प्लीज वो या तो डालें डेथ अवे फ्रॉम सर्विस और डेथ इन सर्विस। There is no exception to insurance coverage provided by ADLI. It protects the insured person round of the clock all around the world. Death natural हो या unnatural, accidental हो, हर केस में एम्प्लॉय को इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी डेथ हुई है, हर केस में इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। इन सम केस अगर किसी कंपनी के अंदर कोई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ली गई है और वो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो एडीएलआई स्कीम से अच्छी है, उससे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है, तो जो एम्प्लॉयर है ऑप्ट कर सकता है वो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम एडीएलआई को डिपॉजिट करना उस पर मैंडेटरी नहीं होगा। बट उसी केस में जिस केस में जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है एडीएलआई स्कीम में ज्यादा बेनिफिट दे। नाउ व्हाट इज द कैलकुलेशन? हम कैलकुलेशन कैसे करें कि आपके हमें कितना बेनिफिट मिलेगा? फर्स्ट वी टॉक अबाउट if service period is more than 12 month, तो क्लेम अमाउंट क्या होगी? एवरेज मंथली ईपीएफ वेजेस का 35 टाइम्स प्लस 50% ऑफ एवरेज ईपीएफ मंथली बैलेंस इन द अकाउंट्स। जो हमें एवरेज मंथली बैलेंस लेना है वो पिछले 12 मंथ का लेना है। जो एवरेज मंथली ईपीएफ वेजेस होगी, अगर वो 15,000 से ऊपर आती है तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी 15,000 तक, और जो 50% ऑफ एवरेज ईपीएफ मंथली बैलेंस लेना है वो होगा मैक्सिमम 1.75 lakhs। तो मैक्सिमम पॉसिबल क्लेम कैन बी 7 lakh। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर एवरेज मंथली ईपीएफ वेजेस इज 22,000 और एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ ईपीएफ इज 4 lakh, तो जो 22,000 है उसकी सीलिंग लिमिट है 15,000, देन द बेनिफिट विल बी 35 मल्टीप्लाई बाय 15,000, दैट इज 5,25,000। और जो एवरेज मंथली बैलेंस है ईपीएफ का 4 लाख है, तो पहले हम उसका 50% करेंगे, दैट इज 2 लाख, बट मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड 1.75 लाख। तो टोटल बेनिफिट दैट कैन बी क्लेम्ड बाय एन एम्प्लॉय इज 7 लाख। अब हम बात करेंगे सर्विस लेस देन 12 मंथ। इस केस में जो बेनिफिट है वो ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बट हाँ ऐसा नहीं बेनिफिट मिलेगा नहीं, बेनिफिट जरूर मिलेगा। और जो बेनिफिट होगा वो कैलकुलेट होगा एवरेज बैलेंस इन ईपीएफ अकाउंट या लास्ट 12 मंथ और इस सर्विस पीरियड का 1.2 टाइम्स एंड 40% ऑफ एक्सेस ऑफ 50,000। अगर आपका एवरेज बैलेंस इन ईपीएफ अकाउंट 50,000 से ज्यादा आता है, तो जो एवरेज बैलेंस इन ईपीएफ अकाउंट होगा वो तो हम लेंगे 50,000, और जो 50,000 से ऊपर का अमाउंट होगा उसका हम करेंगे 40%, और दोनों कंबाइन करके मल्टीप्लाई बाय 1.2। इस केस में मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी क्लेम इज 1.8 लाख। नाउ टेक एन एग्जांपल। यू कैन सी जो क्यूमुलेटिव टोटल है उसका टोटल है 110,160 and period of service is 10 months. So average monthly balance will be 1,10,160 divided by 10, that is 11,016 rupees, which is less than 50,000. So we have not to add any amount. So 11,016 plus 0
multiply 1.2, that is 13,219 will be benefit to the family. But in this case, if 11,016 की जगह पे यहाँ पे 60,000 होता, तो what we will say 50,000 प्लस में जो 50,000 से ऊपर वाले अमाउंट है, 10,000, उसका 40%. Now total is 54,000 multiply 1.2. That will be the benefit to the family. Now कौन क्लेम कर सकता है? तो मेंबर ऑफ द फैमिली जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, हर एम्प्लॉयर को मैं सजेशन कर देता हूं कि अपने अपने एम्प्लॉय पोर्टल पे जाके अपना नॉमिनेशन प्लीज फाइल कर दें. बिकॉज इफ अगर आपका नॉमिनेशन फाइल होगा तो जो भी आपका नॉमिनेटेड पर्सन होगा वो आफ्टर डेथ ऑफ योर्स वो क्लेम कर पाएगा ऑनलाइन बेनिफिट, ऑनलाइन फॉर्म फिल करके, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा. इन केस अगर कोई नॉमिनेटेड नहीं है, अगर कोई नॉमिनी नहीं है, तो उसका कोई फैमिली मेंबर, अगर कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो कोई लीगल हायर, और इफ अगर कोई फैमिली मेंबर लीगल हायर माइनर है, then guardian can claim on his behalf. What are the document required? That certificate of the, in case guardian अगर है तो guardian certificate, in case अगर legal hire claim कर रहे हैं तो succession certificate, प्लस में जो जिस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए उस अकाउंट का कैंसिल चेक की कॉपी, एंड जो सिटीजन क्लेम कर रहा है उसका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ देयर आर टू मेथड टू क्लेम इंश्योरेंस बेनिफिट. व्हाट इज ऑनलाइन मेथड? किसी भी सिटीजन को अगर ऑनलाइन मेथड से क्लेम करना है तो इस वेबसाइट पे जाना है आपको, जो कि एम्प्लॉयर पोर्टल है. इसके राइट हैंड साइड पे नीचे डेथ क्लेम फाइलिंग बाय बेनिफिशियरी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें. उसके बाद मेंबर पोर्टल का डेथ बेनिफिट लेने के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा. इसमें जो डिसीज पर्सन है उसका यूएन नंबर, और जो क्लेम कर रहा है बेनिफिशियरी है वो अपना आधार नंबर, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भर के इसको फिल करें. जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको फॉलो करें, और जो सारा डाटा फिल करके आपके आधार नंबर पे ओटीपी जाएगा, उससे फॉर्म फिल हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज ऑफलाइन मेथड. ऑफलाइन मेथड के लिए कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केसेस फिल करना है. सारे जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है, डेथ सर्टिफिकेट जो हम पहले डिस्कस किए थे वो लगाने हैं, और ये सब साइंड होगा एम्प्लॉयर के पास जाके साइन कराना, साइन एंड स्टैम्प, और डिपॉजिट करना है ईपीएफओ ऑफिस में. जैसे ही आपका डिपॉजिट फाइनल हो जाता है, जो सारे डॉक्यूमेंट दे देते हैं, विद इन 30 डेज ईपीएफओ को आपको बेनिफिट देना ही होगा. इफ इन केस इन एनी सर्कमस्टेंस अगर 30 डेज के अंदर पैसा नहीं मिलता तो ईपीएफओ इज लायबल टू गिव 12% इंटरेस्ट रेट विद द बेनिफिट. Now some questions are, what is the difference between ADLI and insurance ESI? ADLI और ESI के बीच में डिफरेंस आप एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए. एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम. जो ESI इंश्योरेंस होता है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता है. ESI डिपार्टमेंट की खुद की डिस्पेंसरी होती है अपनी अलग अलग सिटीज के अंदर. एम्प्लॉय वहां पे जाके अपना इलाज करा सकता है, दवाइयां ले सकता है. और जो ADLI है यह है इंश्योरेंस बेनिफिट जो कि एम्प्लॉय की डेथ के बाद उनकी फैमिली को मिलता है. इट इज लाइक लाइफ इंश्योरेंस कवर. सेकेंड इज, कैन वी अपलोड मल्टीपल चालान फॉर द सेम मंथ? यस. ये नॉर्मली देखा जाता है एक मैन पावर एजेंसी के अंदर. कोई मैन पावर एजेंसी जो ईपीएफओ में कवर्ड होती है वो कई कंपनीज पे अपनी मैन पावर सप्लाई देती है. मान लो अगर उसने 5 कंपनी में अपनी मैन पावर्स दे रखी है तो वो ये प्रेफर करता है कि 500 का चालान वो अलग अलग बनाए, ताकि जो कंपनी मैन पावर जा रही है वो इजीली कैलकुलेट कर पाए कि हाँ जो हमने मैन पावर इस एजेंसी से ली है उसका इन्होंने पीपीएफ डिपॉजिट कर दिया है. तो बट ये ध्यान रखना कि जो 0.5% जो एडमिशन कॉस्ट होती है वो मिनिमम 500 रुपीज होती है. तो अगर आपका 2 चालान बनाने से
वो कॉस्ट बढ़ती है तो आप 2 चालान को कंबाइन भी कर सकते हैं, इससे भी कॉस्ट बच जाएगी। एंड थर्ड इज इंश्योरेंस कवरेज अवेलेबल फॉर कोविड-19 डेथ केस। हमने पहले डिस्कस किया कि कैसे भी डेथ हो, नेचुरल, अननेचुरल या एक्सीडेंटल, हर केस में आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा। प्लीज, ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बट ये पैसा शायद आपके बहुत काम आए। अगर कोई भी किसी भी की एम्प्लॉय की कोविड-19 की डेथ की वजह से डेथ होती है, तो प्लीज ये इंश्योरेंस क्लेम कर लें। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, प्लीज अगर आपका ईपीएफ हर महीने डिपॉजिट हो रहा है तो अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर ये बेनिफिट के बारे में बताएं। अनफॉर्चुनेटली किसी भी केस में अगर आपकी डेथ हो जाती है, ताकि वो क्लेम कर पाए। ये बहुत बार देखा गया है कि फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई बेनिफिट होता है, और वो बेनिफिट को Yes. चूक जाता है। Yes. थैंक यू वेरी मच अदर जी। Thank you, Sahil ji, for such a wonderful deliberation. I'm sure that this is going to benefit a large number of stakeholders. I will close this conversation with the note that every employer should contribute their part in EPF, and he must understand their duty towards society. So, राइट, yes. So, thank you very much, guys, for watching this video. So, you can comment in the comment box, or you can ask directly from Sahil ji on the number given in the video. So, thank you very much, guys. Thank you very much.